वेलकम बैक। कल तक हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके थे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। अभाज्य संख्या का गुणनखंड विधि और सिंपल कैलकुलेशन ये भी सीखे थे और उसके बाद आपने जाना था कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। तो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो अंकगणित की मूलभूत या आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा अरिथमेटिक, है ना। तो अरिथमेटिक को ही कहते हैं अंकगणित। तो अंकगणित की मूलभूत, दैट मीन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपका आज का नया टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिंबल दिया गया इस पर ध्यान रखिएगा कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। थोड़ा सा स्क्रीन उतना साफ नहीं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन है क्यों नहीं, अब तो पता नहीं। अब सेकेंड बार जहाँ पे रखा नहीं चाहिए था। अब जो जिस क्लास का था वहाँ रखा गया। जो खोज रहे हैं आप जिस क्लास का, उस क्लास में जाके देखिए, मिल जाएगा। और वीडियोस ओपन है, ठीक है ना, बीच में टोक टाक मत करो। चलिए, तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अंकगणित आपको बैक क्लास में भी पढ़ना था। अंकगणित एक पूरा एक, जैसे आप पढ़ते हो ना साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसी तरह से मैथमेटिक्स में अलग अलग बोलना यार डिपार्टमेंट है। उसी एक डिपार्टमेंट का नाम है अंकगणित। ये भी गणित ही है, अंकगणित। तो अंकगणित का मतलब होता है अरिथमेटिक। तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में अंकगणित के बारे में भी पढ़ना है, हल्का, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंकगणित का सेंस क्या है, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये ख्याल रखना है। पूरा अरिथमेटिक नहीं पढ़ने वाले हैं आप लोग। जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो पूरा एक इतनी मोटी बुक दी जाएगी अरिथमेटिक की, अगर मैथ से पढ़ोगे तो। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित होता है। क्या सेंस है इसका? मूलभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम, धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के गुणन से संबंधित होता है, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन से रिलेट होता है। फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ये तो वर्ड मीनिंग हो गया ना। ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेब। ऐसी आसानी से आप लोग को बेवकूफ़ बना के पढ़ा भी दिया जाता है, आप लोग पढ़ भी लेते हैं। हमने कहा कि मूलभूत प्रमेय का मतलब फंडामेंटल थ्योरम, तो उसका मतलब थोड़ी है वो, उसका हिंदी का इंग्लिश है वो। आराम से आप लोग मुंह हिला के चले भी देते कि हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन इस समझ में नहीं आया, बेवकूफ़ बनाया गया था आपको, और आप लोग बहुत आसानी से बन जाते हैं। अरे भाई, समझ में आया कि मूलभूत प्रमेय है क्या? वो तो हमने कहा कि मूलभूत प्रमेय का मतलब होता है अरिथमेटिक थ्योरम या थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो वो उसका मतलब थोड़ी होता है, वो उसका इंग्लिश होता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल का मतलब सेब थोड़ी होता है, उसका हिंदी सेब होता है, या सेब का इंग्लिश एप्पल होता है। अब सेब किसको कहेंगे? तो सेब एक फल है जो जिसमें फलाना चीज़ पाया जाता है, ये इसका डिटेल है। तो उसी तरह से आपको ये जानना होगा कि मूलभूत प्रमेय का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि प्रमेय क्या है ये बताओ। कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट यानी ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूवन है यानी प्रूव्ड है, साबित हुआ है, वो हमारा प्रमेय कहलाएगा। बात समझ गया? तो मूलभूत प्रमेय, तो यहाँ पे हमें पूरा प्रमेय नहीं पढ़ना। मैंने पहले कहा एक शॉर्ट वे हमें पढ़ना है, पूरा आपको अंकगणित नहीं पढ़ना है। तो मूलभूत यानी कि बेसिक चीज़, एकदम जड़ी का चीज़ समझ। मतलब ऐसे बता यार, अब मूलभूत नहीं पता, फंडामेंटल नहीं पता। जैसे मान रहा कि आप कोई इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो इंग्लिश का फंडामेंटल यानी कि मूलभूत हो गया उसका ABCD, एकदम बेसिक चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं मूलभूत प्रमेय, वो कौन सा मूलभूत प्रमेय पढ़ने वाले हैं?
प्रूवन स्टेटमेंट वाला, जो ऑलरेडी पहले प्रूव्ड हो चुका है। तो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है। तो ये जो मूलभूत प्रमेय ये किससे रिलेटेड है? धनात्मक पूर्णांक से। यानी यहां पर जो हम प्रमेय पढ़ेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर वाले पढ़ेंगे, और वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कैसा होगा? वो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में होगा। इतना सारा मीनिंग छुपा हुआ है इसमें, वो भी शॉर्ट वे में, नॉट डिटेल। अब फिर से इसको पढ़ के देखो तो सिर्फ स्टेटमेंट को, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांक के गुणन से संबंधित है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को तो जरूर आया होगा, नो डाउट। अब एक लाइन में अगर इसको कहा जाए तब, जो एकदम बउआ बउआ तो यहाँ पर कोई है नहीं, मतलब बउआ दिमाग भी समझ में आ जाए, तो उसको एक बार में ऐसा समझ सकते हैं कि अंकगणित वैसे प्रमेय को साबित करता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, और वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में होता है। यानी गुना, अरे गुना का कोई ऐसा तरीका जो कि प्रमेय के रूप में हो, वो हमारा अंकगणित कहलाएगा। समझ गए? अब इससे ज़्यादा आसान करोगे तो मैथ नहीं रहेगा, वो बातचीत हो जाएगा। बहरहाल, तो इस पूरे का कहने का क्या सेंस है, अब इस पे देख लीजिए। इसका कथन यहां पर जो दिया गया है, एक काम वगैरह आई, पैड मेरा उल्टा है क्या? एक मिनट रुको तो, हाँ एक मिनट रुक जाओ। ऐसा कर्सर कहीं से कहीं भाग रहा था। इसकी हम बात कर रहे हैं। इसका कथन है प्रत्येक भाजी संख्या, अब यहां देखो भैया, भाजी संख्या का सेंस है क्या? भाज्य। भाज्य, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त में भी थोड़ा सा त्रुटि हमको लग रहा है, देख लीजिएगा। आई थिंक ये ऐसे होनी चाहिए, नहीं सही कहा है, व्यक्त आधा वो डबल का उसमें डला गया, ये हो जाएगा आपको व्यक्त हो जाएगा। तो व्यक्त वैसे लिखेंगे। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये बात समझ में आई? ये तो बहुत आसान है। तो ये इसका स्टेटमेंट है अंकगणित का, कि अंकगणित में ये खास टॉपिक होता है कि जितने भी भाज्य संख्या हैं, जितने भी इवन नंबर हैं, वो उसको हम ऑड नंबर में लिख सकते हैं। ये सेंस है इस चैप्टर के हिसाब से। बार बार बोल रहे हैं कि अरिथमेटिक सिर्फ यही नहीं है, अरिथमेटिक का तो पूरा पूरा खानदान पढ़ना होता है आगे क्लास में। यहां पे हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है अरिथमेटिक, कि आपको दिया जाएगा भाज्य संख्या, उस भाज्य संख्या को कैसे कन्वर्ट किया जाए अभाज्य संख्या में, यही जानना इस अरिथमेटिक का क्लास 10 के हिसाब से हमारा एम होगा। बात समझ में आ गई? दैट मीन एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of the positive integral power of the prime number, and this factorization is unique except for the order in which the factors occur। इंग्लिश में कुछ प्लस पॉइंट मिल गया, देखो है तो वही चीज़ है, लेकिन लास्ट में जो जोड़ दिया गया इस पर ध्यान दीजिए। एंड इस पे जो है ना अभी बड़ा टफ हो रहा है यार। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट, यूनिक यानी ये फैक्टराइजेशन मामूली नहीं होगा, यूनिक होगा अपने आप में। एक्सेप्ट अपवाद, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन। जैसे मैं बोलूं कि अभी दिन है लेकिन अभी रात है, दिन है अभी लेकिन इसी टाइम में कोई एक ऐसा दिन था जब रात हो गया था। कब? जब सूरज ग्रहण खतरनाक लगा था। शायद ये 2009 की कहानी है, दिन में ही तारा दिख गया था। तो ऐसा थोड़ी होता है कि दिन में तारा दिखता है, वो एक्सेप्शन हो गया कि बाई चांस कभी कभार ऐसा हो गया। तो जनरली जितने भी भाज्य संख्या हैं सबको अभाज्य में, बड़ा अजीब लग रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, भाज्य को अभाज्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई बात हुआ? इवन नंबर को ऑड में कैसे कन्वर्ट करें? 2 है तो 2 तो भाई ऑलरेडी ना भाज्य संख्या, उसको अभाज्य कैसे कहोगे? लेकिन यहां पे ऐसा होगा।
तो वेल इंटरेस्टेड टॉपिक। तो दूसरा ये बताया जा रहा है कि एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सटेड प्रोडक्ट दी, बोलना यार, इंटीग्रल पावर ऑफ द नंबर दी फैक्टराइजेशन, मतलब उसको हम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑड नंबर में। ऑड नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है, उसका ही सेंस है आपको इंटीग्रल पावर ऑफ द फैक्टराइजेशन यूनिक। यूनिक का सेंस वही है, मतलब यूनिक में होगा। यूनिक कहने का मतलब कि वो सिंपल वे में नहीं रहेगा, आपका जो इवन नंबर है वो ऑड में, यानी कि सम संख्या विषम में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट क्या है? फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। कौन सा अकर? जीरो हमारा ये ऑड नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। वो कैसे? देख लो। जैसे कि मान रखिए कि अगर हम लिखते हैं 0/4, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब यही होगा ना कि हम 4 से डिवाइड करेंगे 0 को, ये मतलब होगा ना भाई। क्या ये हो पाएगा? ये 0 पॉइंट समथिंग देते चले जाइए, कुछ इसका आंसर आने को नहीं है। तो यहाँ पे तो सम विषम जैसी बात की नहीं जा सकती है। अच्छा, इसके पलट अगर हम बात करें 4/0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0 से हमें डिवाइड करना है 4 को, ये मतलब हुआ। क्या ये भी पॉसिबल है? क्या 0 का टेबल होता है? और अगर 4 का यहाँ पे जो हम बताए थे ये वाला, और 4 का अगर टेबल होता भी है तो 4 1 जा 4 होता है ना, बराबर 4 0 तो नहीं होता है। इस वजह से ना ये प्रूव हो पाएगा और नहीं आपका ये वाला प्रूव हो पाएगा। ये आपको प्रूवन दैट में आ ही नहीं पाएगा। और जब प्रूवन दैट नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है कि मूलभूत प्रमेय ही नहीं होगा, क्योंकि मूलभूत प्रमेय का मैंने पहले बताया कि प्रूवन स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां पर जो कहा गया है कि यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर, तो फैक्टर्स अकर का कहने का यहां पे सेंस है कि 0 हमारा यहां पर एक्सेप्शनल केस है। बात समझ में आई? बाकी जितना भी नंबर है जो कि इवन है यानी सम संख्या, उसको हम विषम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितनी आसान बात है कि नहीं आसान बात? अरे बोलना। चल, तो आप कुछ देख लेते हैं फटाफट। तो क्या आप कुछ एग्जांपल लिया गया है 330 का। तो 330 को अगर आप डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है कि आपका लास्ट में 0 है तो ये आपका सम है। तो 2 सबसे छोटी संख्या होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 165 आएगा। 165 में लास्ट में 5 है, तो सीधी सी बात है कि इसको हम 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 33। अब 33 को 3 से ही लगा सकते हो, बाकी से तो लगेगा ही नहीं, तो आ जाएगा 11। अब ध्यान रखो बेटा, आपका नंबर पूरा कितना है? a बराबर, a मान लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है ना ये जो दिया गया है a, तो इसको मान लेते हैं फिलहाल। देखो इसका क्या है, ये जो आपका डिजिटल पैड का जो मामला है, इसका ऐसे पूरा फुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ वहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे तो लिखा नहीं रहा ना, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको स्केच कहाँ पे करना है। तो इसको प्रैक्टिस से भी थोड़ा लगेगा इसमें समय। चलिए यार, तो 330 को क्या माना गया? a। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो आप इस प्रकार a बराबर क्या क्या हमारा आया? 2 3 5। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो पहले 5 है, अब आपने क्यों लिख दिया 3? आसानी के लिए। क्यों? 3 दूना 6, 6 पंचे 30, और फिर 11 को 30 से कर दो, तो कितना आसान हो गया। 11 को 30 से करेंगे तो एक और भी नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना भाई, मतलब आसान सिंपल सा हो जाएगा। बहरहाल, तो अब यहां क्या है कि यहां a को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया। बात नहीं समझ में आई होगी? बना हुआ क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा होगा? आ रहा है? तो बताओ कि ये अभाज्य के रूप में कैसे कन्वर्ट हो गया? अभाज्य कहां हुआ? भाई हम लोग का एम तो यही है ना, एम तो यही है जानना कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य में कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए ये जो आपको लास्ट में जो आया ये संख्या, ये क्या है? अभाज्य है। तो आपने 330 का आंसर क्या लाया? 11। और जो हमारा आंसर आता है लास्ट, शेष जिसको कहते हैं रिमाइंडर, यही ना हमारा शेष है,
वही तो हमारा लास्टली आंसर बनता है ना। बचपन का भूल गए क्या, जोड़ घटाओ, एलसीएम दिस दैट, यही ना होगा। इसलिए लिखा गया कि a को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ गए? चलिए, ओके, शुक्र है। आगे बढ़ें। अब देखो इसी क्वेश्चन को, जो आपका यहाँ पे 330 है, इसी 330 को कुछ ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री के एस्पेक्ट में करें। बड़ा आसान है, इससे मज़ा भी आता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, खूबसूरत भी लग रहा है। ये आपका 330 वाला वही वाला क्वेश्चन है जो था, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे, इससे 2 से करेंगे, तो जो हमारा शेषफल आएगा यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 165। अभी आपने देखा है, तो 165 को ऐसे लिख देंगे। ये ट्रिक हो गया ना भाई। देखो, इसको मान लेते हैं अगर रूट, तो ये हमारा हो गया शूट। इसको मान लेते हैं शूट, तो इसको मान लेते हैं रूट, यानी जड़ और फुनकी, डाल पाती जिसको कहते हैं। तो ये वृक्ष इसीलिए कहते हैं इसको गुणनखंड वृक्ष, यानी वृक्ष मतलब पेड़ की तरह। उसके बाद 165 को किससे लगाए थे हम लोग, 5 से। तो 5 से फिर इसको कवर करेंगे, तो आएगा हमारा 33। जब 33 आएगा तो उसको कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद फिर ये 33 को किससे डिवाइड किए थे, 3 से। आया कितना था, 11। यहाँ देखिए सेम आंसर आपका आ गया 11। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बल्कि आपको ऐसे बनाने में एग्जाम में पेज भी खूब अच्छा से ले लेगा, पेज ही भर जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि आपको स्पेशल कह देगा कि फैक्टर ट्री यानी कि गुणनखंड वृक्ष के विधि से निकालें, तो वहाँ पे अगर ऐसा एग्जैक्ट पूछ रहा है तो आपको यही विधि लगाना होगा। अन्यथा अगर सीधा अगर आपको कहे एलसीएम निकालने के लिए, या फिर एलसीएम ऐसा तो नहीं पूछेगा बैल की तरह, आप लोग इतना बच्चा क्लास है नहीं, आपको ऐसे पूछेगा कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के आधार पर निम्नलिखित के गुणनखंड को व्यक्त करें, या निम्नलिखित गुणनखंड को व्यक्त करें। है कुछ नहीं, सुनने में लगा कि और एक का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम है, ठीक है। इसलिए कल भी हम कहते हैं कि 5वां क्लास के बच्चा समझ लेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से आपका ये टॉपिक होता है एंड। अब इस टॉपिक में जितने सारे चीज़ आप पढ़े हो, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये सारा चीज़ से जो क्वेश्चन बन पड़ता है ऑलरेडी बीच में मैंने थोड़ा दे दिया था, बट फाइनली ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चन भी है, प्रयास कीजिएगा। बना सो बना, नहीं बना तो बता देंगे। ओके, थैंक यू। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational video.